हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ डाई हाइलाइट्स के बारे में। तो देखते हैं डाई हाइलाइट्स क्या होते हैं और क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो डाई हाइलाइट्स वैसे कंपाउंड को बोलेंगे हम लोग जिसमें दो हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट। तो ये दो कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं जेमिनल टाइप के और दूसरे होते हैं विसिनल टाइप। तो जेमिनल का मतलब होता है कि ट्विन्स टाइप का, मतलब कि अगर कार्बन है और सेम ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। और विसिनल में क्या होता है कि सेम कार्बन पे नहीं होते, दो हाइड्रोजन एटम तो होंगे जरूर बट एडजेसेंट कार्बन अगल बगल हो, अल्टरनेट भी नहीं, जस्ट बगल में होना चाहिए। तो जैसे कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड है CH3C, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है और इधर फिर से CH3। तो अगर इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें दो हाइड्रोजन एटम है, लेकिन दोनों हाइड्रोजन एटम सेम कार्बन पर अटैच्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जेम डाई हैलाइड हो गया, जेमिनल डाई हैलाइड हो। और ऐसे ही कोई भी दो हाइड्रोजन, क्लोरीन भी हो सकते हैं, ब्रोमीन भी हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसको इस टाइप से मेंशन करें, एक बीआर यहाँ पे और एक बीआर यहाँ पे अटैच करते हैं, तो ये डाइब्रोमाइड है, लेकिन है तो ये भी डाई हैलाइड। तो ये जेमिनल टाइप का है कि विसिनल टाइप का है। तो इसमें क्योंकि ब्रोमीन जस्ट बगल वाले कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन पे, तो ये विसिनल की कैटेगरी से बिलोंग करेगा। तो ये हुआ विसिनल डाइहैलाइड, विक डाइहैलाइड। ये दो कैटेगरी होते हैं जेमिनल डाइहैलाइड के, सॉरी डाइहैलाइड्स के, एक जेमिनल और एक विसिनल। अगर हैलाइड्स ज्यादा होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, तो उनको हम लोग पॉलीहैलाइड्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब इसके बाद फिर क्या है कि जेमिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड्स के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे एराइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स और विनाइल हैलाइड्स। तो देखते हैं फिर कि एराइल हैलाइड्स और विनाइल हैलाइड्स क्या होते हैं। तो एराइल हैलाइड्स एंड विनाइल हैलाइड, एराइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड। एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड में क्या है कि जो हैलोजन एटम अटैच्ड होते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास कोई एक एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन रिंग है, तो इस बेंजीन रिंग में अगर यहाँ पे इसी रिंग से हम कोई हैलोजन एटम को अटैच करते हैं, जैसे कि आयोडीन को अटैच करते हैं, तो ये एराइल हैलाइड एग्जांपल होगी। दो भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक तो होना चाहिए। अगर कंपाउंड हमारे पास इस टाइप का हो, जैसे कि यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, कोई नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ये एराइल एग्जांपल्स होंगे। तो ऑफ कोर्स वो बेंजीन के ही किसी, उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट और एक्स्ट्रा लगा हुआ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको बस ये नोटिस करना है कि हैलोजन एटम है कि नहीं, और अगर है तो बेंजीन के ही किसी कॉर्नर पे होना चाहिए। ये 6 कॉर्नर के अलावा कहीं और नहीं होना चाहिए, तभी एराइल हैलाइड होगा। तो यहाँ पे एरोमेटिक के ही किसी कार्बन से अटैच होना चाहिए, तो एरोमेटिक रिंग के कार्बन से ही अटैच्ड है वो ब्रोमीन, तो इसलिए ये भी क्या हुआ एराइल हैलाइड। अब इसके बाद फिर हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड क्या होता है तो देखते हैं। विनाइल हैलाइड जो है, इसमें मिनिमम जो कार्बन होने चाहिए, मिनिमम कार्बन वो 2 होना चाहिए। और एक चीज और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हैलोजन एटम मस्ट बी directly attached to double bonded carbon atom, double bonded carbon atom। अब एक चीज और कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो जैसे लास्ट वीडियो में देखे थे कि जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, जिनके पास सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही होते हैं,
उनका हाइब्रिडाइजेशन देखे थे हम लोग sp3, और sp3 वाले को बोलते थे हम लोग सैचुरेटेड कार्बन। जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है वो कार्बन सैचुरेटेड कार्बन। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सैचुरेटेड कार्बन होता है ये। लेकिन ये देखे थे हम लोग ऐसा हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन हमको दिखा था बेंजाइल में दिखा था, एलाइल में दिखा था, नॉर्मल जो भी और एल्काइल हैलाइड्स थे वो सब में था। लेकिन एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड ये दोनों एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन दोनों में जो हैलोजन एटम अटैच्ड होते हैं वो डबल बॉन्डेड से अटैच होते हैं। यहाँ पे अगर हम एराइल हैलाइड में भी नोटिस करें तो ब्रोमीन जो अटैच है वो डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैच है। कहीं भी नोटिस करें तो कहीं ना कहीं तो डबल बॉन्ड हर एक कॉर्नर पे है। तो जब भी हैलोजन एटम अटैच्ड होगा तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे अटैच्ड होगा। तो डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड उसके सराउंडिंग में, कार्बन के सराउंडिंग, जैसे जिस इस कार्बन पे अटैच्ड है ये, इस कार्बन पे जिस पे अटैच्ड है उस कार्बन का सिग्मा बॉन्ड कितना है, एक इधर दो, और डबल बॉन्ड पे एक ही सिग्मा होता है, एक तो पाई होता है, 3 सिग्मा। तो सिग्मा के बेसिस पे 3 सिग्मा वाले का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। या ऐसे अगर हम नहीं समझ रहे हैं इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, इथीन है, तो इसमें डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई, और बाकी सिंगल बॉन्ड सारे क्या होते हैं, सिग्मा। तो अगर हम इस इंडिविजुअल कार्बन की बात करें तो इसके लिए कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड इस हाइड्रोजन की तरफ, एक इधर की तरफ, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा। तो टोटल सिग्मा इस कार्बन के लिए कितने हो गए, 3। तो 3 सिग्मा मतलब कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक s और 2 p, टोटल 3 हो गए। सैचुरेटेड में 4 सिग्मा होते हैं ना, तो इसलिए उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन का सिंपली हाइब्रिडाइजेशन हम लोग याद रख सकते हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड में कॉमन चीज क्या है, इन दोनों में कॉमन ये है कि एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड में हैलोजन एटम डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच्ड होते हैं, और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन दोनों के केस में sp2 होता है। और पर्टिकुलरली विनाइल हैलाइड की बात करें तो उसमें मिनिमम कार्बन 2 होना चाहिए, हैलोजन एटम डबल बॉन्ड के ही किसी कार्बन से अटैच होना चाहिए। एलाइल और विनाइल में कंफ्यूज नहीं होना है। एलाइल में क्या था कि डबल बॉन्ड था, लेकिन डबल बॉन्ड के कार्बन के बगल वाले कार्बन से अटैच होना चाहिए, डबल वाले से नहीं। इसमें क्या है कि डबल बॉन्ड पे ही अटैच होना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे पास 2 कार्बन है तो मिनिमम कार्बन 2 होना चाहिए और डबल बॉन्ड भी होना चाहिए। और डबल बॉन्ड के ही किसी कार्बन से अगर हम हैलोजन अटैच करते हैं, हमारे पास ये 2 कार्बन है, एक्स कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो बाकी यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गया कार्बन का। ये विनाइल हैलाइड का एग्जांपल हो गया। अगर हम इसको ऐसे लिख लें CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे लिख दें Cl, तो ये विनाइल क्लोराइड हो गया। Cl को हटा के अगर हम यहाँ पे Br इंट्रोड्यूस कर दें तो विनाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, आयोडाइड हो जाएगा ऐसे। तो ये तो सबसे छोटा मेंबर हुआ विनाइल हैलाइड, इस पर्टिकुलर कंपाउंड को बोलते हैं। अगर विनाइलिक हैलाइड्स की बात करें तो विनाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, तो विनाइल हैलाइड के जैसा नहीं, मिनिमम कार्बन तो 2 होना चाहिए, तो जो सबसे कम कार्बन है तब तो विनाइल हैलाइड है। अब अगर कुछ और एग्जांपल देख ले हम, जैसे कि अगर हम जैसे कि बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की इसमें, अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH Cl और CH3, एक हाइड्रोजन ज्यादा हो रहा है इसको कम कर देते हैं, ये मॉलिक्यूल है। और हमारे पास एक मॉलिक्यूल और है CH डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, दोनों हैलाइड है, दोनों में हैलोजन एटम है, तो दोनों कोई ना कोई हैलाइड ही होगा। बताना है कौन विनाइल है कौन एलाइल है। तो डबल बॉन्ड इसमें भी है, डबल बॉन्ड इसमें भी, बट इसमें डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन पे क्लोरीन है, तो डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पे तब तो ये एलाइल हैलाइड हो गई। अगर ये एलाइल हैलाइड है तो कार्बन क्या सैचुरेटेड है, जिससे हैलोजन एटम अटैच्ड है जैसा कि होना चाहिए, हाँ है। और विनाइल हैलाइड में क्या है कि विनाइल हैलाइड में कार्बन डबल बॉन्ड, क्लोरीन ब्रोमीन जो भी है वो डबल बॉन्ड से ही अटैच होना चाहिए, डबल बॉन्डेड कार्बन से ही अटैच होना चाहिए। डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पे क्लोरीन है, इसका मतलब ये क्या हो गया, विनाइल हैलाइड हो गया।
तो विनाइल हैलाइड और एलाइल हैलाइड में क्या फर्क है? तो विनाइल हैलाइड में क्लोरीन एटम या कोई भी हाइड्रोजन एटम sp2 कार्बन से अटैच्ड होता है। sp2 कार्बन मतलब कि अनसैचुरेटेड कार्बन से अटैच्ड होता है। और इसमें क्या है एलाइल हैलाइड में कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होता है। तो अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ तो उस कार्बन को बोलेंगे क्या? सैचुरेटेड। यानी कि इसमें हाइड्रोजन एटम सैचुरेटेड कार्बन से अटैच्ड होता है। ये दोनों में फर्क हो। तो इससे प्रॉपर्टी में भी बहुत फर्क आ जाता है, कंपाउंड के बिहेवियर में बहुत फर्क आ जाता है, रिएक्शन करने के वे में बहुत फर्क आ जाता है। क्या फर्क आता है ये भी देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, उसको करते हैं हम। तो अभी जो दो मॉलिक्यूल देखे हम वो एक्चुअली विनाइलिक और एलाइलिक थे। यहाँ पे हम विनाइल मेंशन किए, लेकिन वो इसको हम लोग विनाइलिक बोलना चाहिए। विनाइलिक और एलाइलिक, विनाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड। अगर विनाइल और एलाइलिक की पर्टिकुलरली बात करेंगे तो उसमें मिनिमम कार्बन होने चाहिए, जैसा कि वीडियो में आप पीछे बता चुके हैं। तो अब क्या है, जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है, जैसे हम बात करें कि विनाइल क्लोराइड और एलाइल क्लोराइड, दो क्लोराइड, दो मॉलिक्यूल बोला गया, हमसे बोला गया कि विनाइल क्लोराइड और एलाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है पहले। तो पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो विनाइल में क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होता है, तो कुछ भी नहीं ड्रॉ कर सकते। विनाइल का मतलब है कि विनाइलिक हैलाइड है तो दो डबल बॉन्ड होने चाहिए, उसमें डबल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए। लेकिन एक पर्टिकुलर मेंबर, विनाइल हैलाइड सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर है, तो मिनिमम कार्बन कितना होना चाहिए? दो। तो दो ही कार्बन ड्रॉ करेंगे हम। तो विनाइल क्लोराइड में दो कार्बन, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें दो कार्बन हो गए। बॉन्ड कैसा होना चाहिए? डबल। डबल लिख दिए। क्लोरीन होना चाहिए, क्लोरीन भी लिख देते हैं, एक क्लोरीन अटैच कर दी। बाकी क्या अटैच करना चाहिए? बाकी जो वैकेंसी दिख रहा है यहाँ पे उसको हाइड्रोजन से फुलफिल कर देते हैं, चार बॉन्ड कार्बन का कंप्लीट हो गया। ये विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर। फिर एलाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर। एलाइल में कितने कार्बन होने चाहिए? तीन। मिनिमम तो तीन होने चाहिए। और हमको एलाइल नहीं बोला गया, ये नहीं बोला गया कि कोई भी एलाइल ड्रॉ कर दो, तो एलाइल बोला गया तो एलाइल ड्रॉ करें। तो यहाँ पे एक जगह पे डबल बॉन्ड और एक जगह पे सिंगल। क्लोरीन अटैच करने को बोला गया, तो कहाँ पे अटैच करना है? डबल बॉन्ड पे। नहीं, डबल बॉन्ड पे अटैच कर देंगे तब तो विनाइलिक टाइप का हो जाएगा। जैसे विनाइल हैलाइड है वैसे ही ये भी विनाइलिक हो जाएगा। हमको तो एलाइलिक ड्रॉ करना है, एलाइल ड्रॉ करना है एक्चुअली। यहाँ पे डबल बॉन्ड के बगल वाले सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे अटैच करेंगे। बाकी जो वैकेंसी दिख रहा है उसका क्या करेंगे? हाइड्रोजन अटैच करेंगे। कितने हाइड्रोजन होंगे? यहाँ पे दो, दो वैकेंसी दिख रहा था, दो और एक तीन बॉन्ड दिख रहा है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पे दो हाइड्रोजन। तो ये हो गया विनाइल क्लोराइड, ये हो गया एलाइल क्लोराइड। ये तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद। अब इसके बाद पूछा अगर ये जाए कि इन विच मॉलिक्यूल CX बॉन्ड या कह लें कि CCl बॉन्ड इज शॉर्टर। किसका? CCl बॉन्ड का लेंथ शॉर्टर, कम है, और कह लें कि स्ट्रॉन्गर फॉर्म है। कौन सा CCl बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है? तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि C और Cl के बीच में यहाँ बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है C और Cl के बीच में। इसको हम इधर की तरफ भी करके लिख सकते हैं, ज्यादा सही से दिखेगा। तो C और Cl के बीच में यहाँ पे बॉन्ड दिख रहा है, और यहाँ भी बॉन्ड दिख रहा होगा C और Cl के बीच में, लेकिन दिखने और होने में फर्क होता है। यहाँ पे भी बॉन्ड सिंगल दिख रहा है, यहाँ पे बॉन्ड सिंगल दिख रहा है, बट दोनों प्योरली सिंगल नहीं है, किसी में तो कुछ डिफरेंट है। तो कैसे डिफरेंस पता लगेगा? तो इस चैप्टर में जब भी बॉन्ड लेंथ की बात हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात हो, इस पूरे चैप्टर में कोई अगर बोले कि कौन सा बॉन्ड लॉन्गर है, शॉर्टर है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, या फिर
ये बोल दिया जाए कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू क्लीव दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, और व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज लेस रिएक्टिव, व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज मोर रिएक्टिव। तो हमेशा एक चीज पे जरूर ध्यान देना है, और वो है हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा रेजोनेंस। तो हमको ध्यान देना है रेजोनेंस पे पहले। तो रेजोनेंस कैसे चेक करते हैं? तो सबसे पहले क्या करना है कि जो भी हाइड्रोजन एटम है उसके ऊपर लोन पेयर्स को लिख लेना है। तो क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 3 लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 पेयर्स होंगे। कि 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ गए? क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 होते हैं। इनफैक्ट किसी भी हैलोजन के आउटर मोस्ट में 7 होंगे, एक बॉन्ड दिख रहा है उसका, तो बाकी 6 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऐसे तो दिखा दिए। इससे क्या हुआ कि हम रेजोनेंस को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। अब अगर किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एटम के ऊपर अगर लोन पेयर होता है, लोन पेयर के बाद अगर सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड के बाद अगर डबल बॉन्ड होता है, तो उसमें डेफिनेटली रेजोनेंस होता है। लोन पेयर के बाद सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के जस्ट बाद डबल बॉन्ड होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, उसमें रेजोनेंस डेफिनेटली हो। तो यहाँ पे है लोन पेयर, ये लोन पेयर, फिर है सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद है डबल बॉन्ड। यानी कि यहाँ पे तो होगा रेजोनेंस। तो लोन पेयर मूव करेगा सिंगल पे और डबल मूव कर जाएगा एटम। ऐसे मूवमेंट होता है। लोन पेयर सिंगल पे है, डबल आ गया नेक्स्ट एटम। लोन पेयर गया सिंगल पे, डबल जाएगा एटम पे। यानी कि यहाँ पे कुछ मूवमेंट इस टाइप से हो रहा है। इसको हम शो करें तो इस टाइप से शो कर सकते हैं। कैसे शो कर सकते हैं? इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि अगर यहाँ पे C और Cl के बीच में से इलेक्ट्रॉन गया, तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड डेवलप हो जाएगा? डबल। इधर क्या है? H, वैसे ही शो कर देते हैं। क्लोरीन के पास कितने पेयर्स बच जाएंगे? एक पेयर तो डोनेट कर दिया, तो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए प्लस। यहाँ पे बॉन्ड कैसा हो जाएगा? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो सिंगल। एटम्स जैसे थे वैसे ही रहेंगे, एटम का पोजीशन कहीं भी चेंज नहीं किया। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके एंड किया, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो इस स्ट्रक्चर से इतना तो आइडिया लग रहा है कि इसमें रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस होने से दिख क्या रहा है कि सिंगल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन आते दिख रहा है, मतलब ये बॉन्ड क्या हो रहा है? डबल। तो ऐसा कर सकते हैं हम कि इसमें हो रहा है रेजोनेंस। तो इसमें रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस से क्या डेवलप हो गया? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया इसमें। और कोई भी बॉन्ड अगर डबल हो गया तो ऑब्वियसली वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, और डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो उसका लेंथ भी क्या होगा? छोटा होगा। जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं उनका लेंथ कम होता है। इसमें भी लोन पेयर है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है। तो लोन पेयर के बाद सिंगल तो यहाँ भी था, लोन पेयर के बाद सिंगल यहाँ भी है, बट उसके बाद क्या होना चाहिए था? डबल। तो लोन पेयर के बाद सिंगल, सिंगल के बाद फिर सिंगल, तब जाके डबल। तो सिंगल के बाद तो डबल होना चाहिए था। इस तरह का अगर घंटा कंडीशन रहता तो वहां पे हो जाता रेजोनेंस। तो इस केस में रेजोनेंस नहीं होगा, यानी कि विनाइल क्लोराइड में रेजोनेंस हो जाता है और एलाइल क्लोराइड में रेजोनेंस नहीं होता है। तो रेजोनेंस होने ना होने से क्या फर्क पड़ा कि अगर इसमें रेजोनेंस हो गया तो CCl बॉन्ड क्या हो गया? शॉर्टर हो गया, स्ट्रॉन्गर हो गया। तो जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, जो बॉन्ड छोटा हो गया, उस बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट हो जाएगा, टूटेगा नहीं वो जल्दी। तो जो चीज टूटेगा नहीं वो रिएक्शन भी नहीं जल्दी करेगा। तो यहाँ पे इसका क्या आंसर देंगे? इन विच मॉलिक्यूल CH बॉन्ड और CCl बॉन्ड इज शॉर्टर और स्ट्रॉन्गर। तो इसका आंसर हो जाएगा इन विनाइल क्लोराइड, in vinyl chloride CCl bond is shorter and stronger, shorter भी होगा and stronger भी होगा। क्यों? because of resonance, resonance in विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड में क्या है? रेजोनेंस है। तो इससे क्या होगा? रेजोनेंस से क्या होगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो डेवलप हुआ था अभी तो देखे, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इन विनाइल क्लोराइड डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप्स, डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप, उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाए। हाँ, एक चीज और है, इसका कोई अल्टरनेटिव आंसर भी दे सकता है कहीं एसर्शन रीजन में। रेजोनेंस के टर्म्स में हम बताएं
इसको कोई और दूसरे तरीके से भी कर सकता है। वो क्या कर सकता है? दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं, एक चीज और नोटिस करें तो इसमें हम नोटिस करते हैं ये विनाइल क्लोराइड था, इसको हम कंडेंस करके लिख ले रहे हैं CH और Cl, ये है विनाइल क्लोराइड। दो CH2, ये CH2 के साथ CH2, फिर ये CH के साथ है क्लोरीन, ये है विनाइल क्लोराइड। और एलाइल क्लोराइड में क्या था? तो CH2 था, फिर डबल बॉन्ड था, फिर सिंगल बॉन्ड था, फिर उसके बाद CH था, तो ये था। इसमें क्या है कि डबल बॉन्ड का जो कार्बन है उसी कार्बन पे क्लोरीन है, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पे क्लोरीन भी है। इसको हम विनाइल क्लोराइड को इधर ड्रॉ कर देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड Cl, तो ये हमारा विनाइल क्लोराइड हुआ और ये हमारा एलाइल क्लोराइड हुआ। दोनों में अगर हम नोटिस करें तो एक और चीज नोटिस कर सकते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड जो कार्बन है डबल बॉन्डेड उसी कार्बन पे क्लोरीन है, और इसमें जो क्लोरीन है वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे है। तो डबल बॉन्डेड जो कार्बन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 होता है, और जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन उसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन से भी क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ पे कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल फर्क पड़ेगा। तो रेजोनेंस से तो एक चीज देख ही चुके, लेकिन इसका आंसर हमारे पास करने का एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है कि इसमें सिंगल बॉन्डेड से हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसमें डबल बॉन्डेड से अटैच है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यही होता है। तो अब क्या है कि इससे फर्क कैसे पड़ेगा और क्यों पड़ेगा? तो इसमें टोटल मेंबर है 3, 2 p है, 1 s है। तो अगर 100% टोटल परसेंट होता है तो 3 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना कितना पड़ेगा? 2 p और 1 s है तो पड़ेगा 33.33%। तो इसमें s को कितना हिस्सा मिलेगा? एक ही s है तो एक को कितना हिस्सा मिलेगा? s को मिलेगा 33.33%। और इसमें टोटल मेंबर है 4, 3 p और 1 s। तो अगर हम 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25%। इसमें s फैक्टर कितना होगा? 25%। तो जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा होता है वो कार्बन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। वो कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखते हैं, बॉन्ड को टाइटली, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको टाइटली बाइंड करके रखते हैं। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाइंड करके वो रखेगा जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, तो ये बॉन्ड को टाइटली, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखेगा, तो बॉन्ड को टूटने नहीं देगा। और इसमें उतना टाइटली होल्ड करके नहीं रखेगा, इस कैरेक्टर कंपैरेटिवली कम है, ये बॉन्ड टूट सकता है। और ये टाइटली होल्ड करके रखेगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, सॉफ्ट होगा। तो ये बॉन्ड के स्ट्रांग होने के पीछे एक और रीजन भी दे सकता है। तो ये रीजन इसलिए हम लोग इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसर्शन रीजन में कोई जरूरी नहीं है कि हर बार यही रीजन है, कोई दूसरा अल्टरनेटिव रीजन भी दे सकता है। तो स्ट्रॉन्गर होने के पीछे एक रीजन और हो सकता है कि इन विनाइल क्लोराइड, इसमें मेंशन कर सकते हैं ऑल्सो इन विनाइल क्लोराइड, क्लोराइड हाइड्रोजन एटम, X atom is attached to sp2 hybridized carbon, sp2 hybridized carbon, carbon atom having greater s character, having greater s character, उसमें s character क्या है? ज्यादा है। यानी कि sp2 से अटैच्ड जो होते हैं हाइड्रोजन एटम उनका बॉन्ड कंपैरेटिवली क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है। और अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर रहेगा तो बॉन्ड क्लीव नहीं करेगा जल्दी। यानी कि हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे कि हम इस कंपाउंड का तो रिएक्शन पढ़ेंगे आगे, बट इस कंपाउंड का रिएक्शन बहुत कम पढ़ेंगे या फिर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लोरीन जल्दी क्लीव ही नहीं होता है, और क्लीव ही जब नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, और रिएक्शन नहीं होगा तो फिर उसके प्रोडक्ट को असाइन कर पाना है। प्रोडक्ट कैसे कोई असाइन करेगा? जब रिएक्ट ही नहीं करेगा तो प्रोडक्ट बनाएगा भी नहीं, जल्दी बनेगा ही नहीं इनफैक्ट। अब इसके बाद फिर क्या है, हम लोग देखते हैं कुछ और मॉलिक्यूल्स। अगर इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसके बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट है, तो ऐसा हो सकता है कि एराइल हाइड में भी ऐसा होता हो। तो एराइल हैलाइड का भी तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, कोई ये सोच सकता है इस चीज को।
तो अगर ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है एराइल हैलाइड में, तो बिल्कुल सही प्रेडिक्शन, क्योंकि एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड दोनों अभी एक साथ देख रहे हैं और दोनों में एक चीज तो कॉमन है, एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड। कॉमन चीज क्या है कि हैलोजन एटम जो अटैच्ड होते हैं दोनों में, वो डबल बॉन्डेड से अटैच्ड है, डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड। ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है। हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp2 है, हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp2 है। तो अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, ये बॉन्ड भी तो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स ये बॉन्ड भी स्ट्रॉन्गर होता है। इसमें रेजोनेंस तो होता है, तो क्या इसमें भी रेजोनेंस होता है? अगर इसमें रेजोनेंस होता है तो क्या एराइल हैलाइड में भी होता है? बिल्कुल। यहाँ भी तो लोन पेयर होता है, लोन पेयर के बाद सिंगल होना चाहिए, सिंगल के बाद डबल होना चाहिए, तो लोन पेयर सिंगल आएगा और डबल ब्रेक करेगा। तो यहाँ भी रेजोनेंस है, इसमें भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर फिर डेवलप होता होगा। हाँ, यहाँ भी डेवलप होता है। ये बॉन्ड भी क्रिएट करना डिफिकल्ट है। हाँ, ये भी डिफिकल्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इसलिए रिएक्ट नहीं करता होगा। बिल्कुल सही यहाँ पे है प्रेडिक्शन कि ये भी रिएक्ट नहीं करता है इस वजह से। यानी कि एराइल हैलाइड एज वेल एज विनाइल हैलाइड, किसी की भी हम बात करें, both of them do not react easily or they do not give nucleophilic reaction under normal condition. Why so? Because in both molecules halogen atom is attached to sp2 hybridized carbon atom, and whenever halogen atom is attached to sp2 hybridized carbon atom, it has greater s character, 33.33 s character, and it holds the shared pair of electrons more tightly, and in such situation it is difficult to break the covalent bond. Also, in both molecules, because of resonance, there is partial double bond character, and if double bond character is there, then bond will become somewhat stronger, and stronger bond is difficult to break. In such situation, they do not give न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशन। अगर कंडीशन को चेंज कर दें, विग्रस कर दें, ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड करें तो हो सकता है रिएक्शन, बट नॉर्मल कंडीशंस में तो नहीं ही होगा रिएक्शन। ठीक है, तो ये सब तो हो गए क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन अब किए जा सकते हैं। अब इसके बाद फिर एक चीज और है, इसमें विनाइल हैलाइड में और एराइल हैलाइड में, क्योंकि कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp2 होते हैं, तो इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है, वो सिर्फ sp3 में होता है, मतलब कि वो एल्काइल हैलाइड्स में होता है, बेंजाइल हैलाइड्स में होता है, और फिर ये एलाइल हैलाइड्स में होता है, बाकी वो एराइल और विनाइल में नहीं होता। अब थोड़ा नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। तो नोमेनक्लेचर में हम लोग देखेंगे सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर, साथ में कुछ कॉमन नेम्स भी देख सुन लेंगे हम लोग, लेकिन पहले IUPAC पे फोकस करते हैं। तो IUPAC नेम जब हम लिखेंगे ना, तो एक चीज ध्यान देना है, अभी हम लोग मेनली हैलोजिनेटेड कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो IUPAC नेम लिखने का एक फॉर्मेट है जिसको हमको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले प्रीफिक्स को या ब्रांच को लिखा जाता है, प्रीफिक्स एंड ब्रांचिंग। सबसे पहले जब भी नेम लिखा जाता है IUPAC, तो प्रीफिक्स और ब्रांचिंग को लिखा जाता है। प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स होते हैं जैसे कि ब्रोमो, ब्रोमीन के लिए लिखा जाता है, क्लोरो, ये सब प्रीफिक्स होते हैं। और हैलोजेंस के लिए कोई सफिक्स नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हैलोजन के लिए IUPAC नेम में कोई सफिक्स नहीं यूज किया जाता है, सिर्फ प्रीफिक्स ही यूज होता है। कभी भी एक चीज बाद में नहीं दिखेगा, जब भी IUPAC नेम लिखेंगे तो क्लोरो ब्रोमो पहले ही दिखेगा। तो क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, फिर फ्लोरो हो गया, ये फ्लोरो, फिर आयोडो हो गया, अगर नाइट्रो ग्रुप है तो फिर नाइट्रो हो गया। तो ये सब हमारे लिए प्रीफिक्स होता है। तो ब्रांचिंग क्या होगा? ब्रांचिंग हो गया जैसे कि इथाइल हो गया, मिथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, मतलब कार्बन के जो चेन वाले ग्रुप, तो ये सब जो हो गया ये ब्रांचिंग हो गया। तो सबसे पहले हम लोगों को प्रीफिक्स या ब्रांचिंग को लिखना होता है। ये सब में से सब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर इसमें से दो तीन रखे तो फिर कैसे लिखेंगे? किसको पहले लिखेंगे, किसको बाद में लिखेंगे? क्या कैसे भी लिख सकते हैं? नहीं, कैसे भी नहीं लिख सकते। प्रीफिक्स और ब्रांचिंग को जब भी लिखना होता है तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं।
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही इसको लिखते हैं। तो प्रीफिक्स और ब्रांचिंग हमेशा अल्फाबेटिकल, सबको अल्फाबेटिकल नहीं लिखना है, बस प्रीफिक्स ब्रांचिंग ये सब नाम जो आएंगे इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करके, चाहे वो कहीं पे भी है। उसके बाद लिखा जाता है वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? तो वर्ड रूट हम लोग बहुत बेसिक स्टैंडर्ड से सब चीजें पढ़ रहे हैं। जैसे वर्ड रूट होता है, जैसे कार्बन 1 हुआ तो 1 के लिए हम लोग लिखते हैं मिथ, 2 कार्बन होते हैं तो उसके लिए लिखते हैं इथ, 3 कार्बन हुए तो प्रॉप, 4 कार्बन हुए तो ब्यूट, 5 कार्बन हुआ तो पेंट, 6 कार्बन हुआ तो हेक्स, 7 कार्बन हुआ तो हेप्ट। तो यही सब जो लिखते हैं हम लोग, 8 कार्बन हुआ तो ऑक्ट, 9 कार्बन हुआ तो नॉन, 10 कार्बन हुआ तो डेक, ये सब जो लिखते हैं हम लोग यही सब वर्ड रूट है। उसके बाद वर्ड रूट लिखा जाएगा। तो वर्ड रूट को भी क्या अल्फाबेटिकली इनके साथ कंपेयर करके लिखना है? नहीं, अल्फाबेटिकली का बस यही कर लिखना है, अल्फाबेटिकल कॉन्सेप्ट बस यही कर। इसके बाद जो फॉर्मेट है उसी को फॉलो करना है। फिर क्या लिखना होता है? तो वर्ड रूट के बाद अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं लिखना है, लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड नहीं है, कंपाउंड में कहीं डबल बॉन्ड है तो फिर ए नहीं को नहीं लिखना है, फिर लिखना है ई एन। अगर डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो हमको लिखना पड़ेगा वाई एन। मतलब इन तीनों का यूज नहीं करना है। ए नहीं यूज होगा तो ये दोनों यूज नहीं होगा। मतलब अगर डबल बॉन्ड है तो डेफिनेटली ये यूज होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो ये यूज होगा। कहीं भी डबल ट्रिपल या सिर्फ सिंगल ही बॉन्ड है तब ए एन यूज होगा। सिर्फ सिंगल है तो ये, डबल है तो ये, ट्रिपल है तो ये। तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि सिंगल डबल दोनों मिक्स होता है, तो सिंगल डबल है तो ई एन ही यूज होगा। डबल अगर एक भी आ गया तो ई एन यूज होगा, एक भी ट्रिपल आ गया तो वाई एन ही यूज होगा। और अगर डबल ट्रिपल दोनों आ गया तो तब किसको यूज करेंगे? तब तो दोनों यूज करना पड़ेगा, ई एन भी यूज करना पड़ेगा, वाई एन ई भी यूज करना पड़ेगा। दोनों अगर आ गया तो पहले किसको लिखेंगे? तो पहले ई एन को, फिर वाई एन। ठीक है। लास्ट में क्या लिखते हैं? लास्ट में सफिक्स लिखा जाता है, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? तो सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़े हैं, जैसे कि OH अल्कोहल है, अल्कोहल का सफिक्स होता है OL, C डबल OH एसिड है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका सफिक्स होता है OIC ओइक एसिड, CHO एल्डिहाइड है, इसका सफिक्स होता है AL। फिर C डबल बॉन्ड O कीटोन है, इसका सफिक्स होता है ON। तो ऐसे बहुत सारे सफिक्स होते हैं, इस सफिक्स को लास्ट में लिखना है। और इसमें से सारे सफिक्स नहीं होंगे, कोई एक ही सफिक्स मेन होगा, उसी को हम लोग यूज करेंगे। हाँ, लेकिन अभी जहाँ तक हैलोजिनेटेड कंपाउंड की बात है तो वो सब में ये सब कंपाउंड्स नहीं आएंगे, क्योंकि हैलोजन हमारा हैलोजिनेटेड कंपाउंड पढ़ना है तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हैलोजन ही रहेगा, और उसके लिए कोई सफिक्स होता नहीं है हैलोजन के लिए, तो प्रीफिक्स ही होता है। तो ये वाला पोर्शन इस चैप्टर में मिलेगा, तो हम लोग सिर्फ इधर वाले पोर्शन को देखने वाले हैं, क्योंकि ये सब फंक्शनल ग्रुप अभी पढ़ने नहीं है इस चैप्टर में। तो इसी फॉर्मेट को हम लोग हमेशा फॉलो करेंगे। और जब भी नेम लिखेंगे तो नेम लिखने से पहले एक काम पहले कर लेना है। क्या करना है? प्रीफिक्स कौन कौन है उसको डिसाइड कर लेना है, ब्रांचिंग कौन कौन है उसको डिसाइड कर लेना है। कैसे डिसाइड होगा ये? तो सबसे पहला काम करना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन, कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। कार्बन का चेन होना चाहिए, वो रैंडम हो, जिगजैग हो, स्ट्रेट हो, कैसे भी हो, बट वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और लॉन्गेस्ट होना चाहिए। उसी चेन को हम लोग मेन चेन मानते हैं। जो लॉन्गेस्ट और कॉन्टिन्यूअस चेन होता है उसी को हम लोग मानते हैं मेन चेन, और उसी के हिसाब से फिर हम लोग नेमिंग करेंगे। अब एग्जांपल देखते हैं इसका कैसे कैसे करते हैं इसको। तो देखते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स को। अब कुछ ब्रांचिंग को पहले से हम याद रखेंगे, उससे क्या होगा कि हमको नेम लिखने में आसानी होगा। जैसे अगर CH3 ब्रांच होगा तो उसका नाम क्या लिखेंगे? CH3 को बोलेंगे हम लोग मिथाइल। अगर CH3 की जगह पे CH2Cl हो तब उसका नाम क्या होगा? तो एक कार्बन है, हाइड्रोजन पे ध्यान नहीं देना है, एक कार्बन है तो मिथाइल बोलना है। तो
एक कार्बन यहाँ भी है, तो क्या इसको भी मिथाइल बोलेंगे? हाँ, इसको भी मिथाइल बोलेंगे। लेकिन इसमें क्या है ना कि एक कार्बन के साथ साथ एक क्लोरीन भी दिख रहा है, तो क्लोरीन के लिए क्या लिखना पड़ेगा हमको? क्लोरोमिथाइल। तो इसका पूरा नाम तो मिथाइल था सिर्फ, लेकिन इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमिथाइल। वैसे ही एक कार्बन रहेगा, अगर ब्रोमीन लिख दें तो तब तो इसको ब्रोमोमिथाइल लिखना चाहिए। हाँ, इसको वैसे ही बिल्कुल ब्रोमोमिथाइल ही लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोमिथाइल। आयोडो रहेगा तो आयोडोमिथाइल। फिर अगर हमारे पास ब्रांच, ये हम ब्रांच के लिए बता रहे हैं, अगर ब्रांचिंग ऐसे है तो फिर उसके बाद अगर हमारे पास C2H5 रहेगा तब क्या लिखेंगे? C2H5 रहेगा तो इसको लिखेंगे इथाइल। अगर ये ब्रांच का पार्ट है तो इसको लिखेंगे इथाइल। फिर अगर हमारे पास इस टाइप का ग्रुप रहा CH2 CH2 CH3 तब इसको क्या लिखेंगे? अगर ये ब्रांच 3 कार्बन का ब्रांच और वो बिल्कुल रेगुलर दिख रहा है तो इसको बोलेंगे प्रोपाइल। तो ये प्रोपाइल हुआ, 3 कार्बन का ब्रांच हुआ तो इसको प्रोपाइल बोलेंगे। अगर 3 ही कार्बन का ब्रांच है लेकिन वो इस टाइप से है कि किनारे वाले कार्बन पे ब्रांच नहीं है, वो मिडिल वाले कार्बन से अटैच्ड है, ऐसे ब्रांच अगर रहे तब तो इसमें भी 3 कार्बन है, इसको भी प्रोपाइल बोलेंगे। हाँ, इसको भी प्रोपाइल ही बोलेंगे, लेकिन इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल, और इसको हम सिंबॉलिकली IPR भी लिखते हैं, आइसोप्रोपाइल। ये कुछ और ग्रुप होते हैं, जैसे कि कुछ कॉमन ग्रुप बता देते हैं यहाँ। अगर ऐसे लिखा हुआ है CH CH3 CH3 ये CH2, इसको क्या बोलते हैं? इसमें तो 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल बोल सकते हैं इसको। फिर हाँ, ब्यूटाइल बोलते हैं इसको, लेकिन इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। ये ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल। और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? 4 कार्बन तो इसमें भी है CH2 CH3, सेकेंड वाले कार्बन स्ट्रेट तो दिख रहा है लेकिन किनारे वाले कार्बन से नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेक ब्यूटाइल, मतलब कि सेकेंडरी ब्यूटाइल। और एक और ग्रुप जो सबसे ज्यादा कॉमन है ब्यूटाइल का, ब्यूटाइल में सबसे कॉमन यही ग्रुप है। ये भी तो 4 ही कार्बन है तो ये भी ब्यूटाइल है। हाँ, ये भी ब्यूटाइल है, लेकिन इस ब्यूटाइल को 3 मिथाइल है ना, 3 इसमें है कार्बन से 3 मिथाइल अटैच्ड है, इसको बोलते हैं टर्ड ब्यूटाइल। ये टर्ड ब्यूटाइल है, टर्सरी ब्यूटाइल। और अगर बिल्कुल ही स्ट्रेट रहे, वैसे ये तो मिलेगा नहीं नॉर्मली, लेकिन अगर बिल्कुल ही स्ट्रेट रहे और किनारे वाले कार्बन पे ही ब्रांच हो, लेफ्ट साइड राइट साइड कहेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको सिंपली बोलेंगे ब्यूटाइल। तब तो ये ब्यूटाइल है, या फिर एन ब्यूटाइल भी कोई बोल सकता है, एन फॉर नॉर्मल, नॉर्मल ब्यूटाइल। वैसे ये प्रोपाइल है, कोई चाहे तो इसको एन प्रोपाइल भी बोल सकता है, नॉर्मल प्रोपाइल। तो ये सब कुछ कॉमन ग्रुप है जो IUPAC नेमिंग में हेल्प करेगा। एक चीज और, अगर C6H5 कहीं लिखा हुआ है C6H5, इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन रिंग कहीं पे, और बेंजीन रिंग अगर कहीं ब्रांच का पार्ट हो तो बेंजीन रिंग का नाम, बेंजीन जब ब्रांच का पार्ट हो जाएगा तो इसको लोग क्या बोलेंगे? फिनाइल। तो बेंजीन को फिनाइल बोलते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, ये सब भी जो भी नाम बताया ये ब्रांचिंग का नाम है, जब ये सब ब्रांच रहेंगे तब इनका नाम ये होगा। सारे ब्रांच का सफिक्स, सफिक्स यहाँ पे जो है सब में YL लगा हुआ है, चीज कॉमन, ऐसे किसी को भी देखकर पता लग जाएगा कि वो ब्रांच है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका यूज देखते हैं, कैसे इसका यूज करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है CH3CH Cl CH CH3 फिर CH, और यहाँ पे हम फिर से एक मेंशन कर देते हैं Br और CH3। अब इस कंपाउंड का नेमिंग करना है, तो सबसे पहले क्या करना है? लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन डिसाइड करना है। तो लॉन्गेस्ट कहाँ से स्टार्ट काउंट करना करेंगे? तो कहीं टर्मिनल से कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, तो बीच से कहीं से स्टार्ट नहीं करना। किसी भी कार्बन से, लास्ट वाले कार्बन से यहाँ कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, बट मिडिल से नहीं। तो किसी भी एंड वाले पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं और एंड पे जाना है। तो लॉन्गेस्ट चेन इधर से अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4,
1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट होना चाहिए, तो मैक्सिमम ये है, और तो 5 का कोई चेन नहीं है, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ये जो क्लोरो दिख रहा है Cl and Br, ये तो हेलोजन एटम है, इनका तो प्रीफिक्स यूज होता होगा, इनका प्रीफिक्स क्या होता है, ये तो क्लोरो बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको तो ब्रोमो बोला जाता है। और जो कार्बन छूट गया ये तो मेन चेन हो गया, जो कवर कर दिए हम, ये तो मेन चेन हुआ, इसको तो बाद में लिखेंगे, मेन चेन के लिए तो वर्ड रूट लिखा जाएगा, इसी से तो वर्ड रूट जनरेट होगा। तो फिर ये क्या है, जो मेन चेन का कार्बन, ये तो मेन 5 कार्बन मेन चेन है, और जो कार्बन मेन चेन का नहीं है उसी कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्रांच। तो ये ब्रांचिंग है, जो कार्बन है कंपाउंड में बट वो मेन चेन का कार्बन नहीं है, ब्रांच। इस ब्रांचिंग का नाम क्या है, तो CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। अब हम लोग अभी पढ़े कि ब्रांचिंग को क्लोरो ब्रोमो को अल्फाबेटिकली लिखते हैं, तो मिथाइल क्लोरो और ब्रोमो पहले किसको लिखेंगे, तो B को लिखेंगे पहले, फिर C को लिखेंगे, तब M को लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही लिखना रेगुलर नहीं, जब ब्रांचिंग हो कहीं पे या फिर क्लोरो ब्रोमो प्रीफिक्स ये सब मतलब हैलोजन एटम्स प्रेजेंट हो, तो काउंटिंग करना इंपॉर्टेंट है, और काउंटिंग उधर से करना है जिधर से ब्रांचिंग सबसे पहले मिले, सबसे पहले ब्रांचिंग किधर से मिले। तो अगर हम इधर से काउंट करें लेफ्ट साइड से, ये मेरा मेन चेन है, तो काउंटिंग भी मेन चेन में ही करना, तो एक एंड से दूसरे एंड तक पूरा काउंट करना है, जो मेन चेन है टोटल 5 है तो 5 को काउंट करना है। तो यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 5, तो हमको ब्रांच कहाँ पे मिला फर्स्ट टाइम, सेकंड पे मिला, सेकंड पे ब्रांच नहीं मतलब हैलोजन मिला, और हैलोजन को हम लोग ब्रांच जैसा ही ट्रीट करते हैं, एक्चुअली है तो फंक्शनल ग्रुप, ट्रीट ब्रांच के जैसा दिखाएंगे, क्योंकि इनके लिए कोई सफिक्स होता नहीं है ना। तो ये सेकंड पे, फिर कहाँ हमको मिला ब्रांच, सेकंड के बाद मिला थर्ड पे, फिर कहाँ पे मिला, फोर्थ पे। अच्छा, तो सेकंड पे मिला, थर्ड पे मिला, फोर्थ पे मिला, ये तो इधर की पॉसिबिलिटी चेक कर लेते, अब उधर से पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, इधर से कहाँ कहाँ पे मिला, तो अगर हम ये तो लेफ्ट टू राइट को, अगर हम राइट टू लेफ्ट देखें काउंट करके तो क्या है, ब्रांच कहाँ पे, सॉरी हमको कहाँ मिला हैलोजन एटम फर्स्ट टाइम हमको मिला 2 पे, फिर कहाँ पे मिला 3 पे, ये तो कॉमन दिख रहा है, फिर कहाँ पे मिला 4 पे। और तो नंबर तो दोनों तरफ से काउंट करने पे सेम ही आ रहा है, किसी भी तरफ से काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल किसी भी तरफ से काउंट कर सकते थे, लेकिन क्या है कि अब एक चीज और देखना है कि अगर नंबर सेम आ रहा है तो क्या दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे सेम ही चीज मिल रहा है। तो यहाँ पे जब हम इधर से काउंट किए थे लेफ्ट राइट, तो सेकंड पे हमको क्या मिला था, क्लोरीन, थर्ड पे क्या मिला था, मिथाइल, फोर्थ पे क्या मिला था, ब्रोमीन, और उधर से काउंट किए तो सेकंड पे क्या मिला, ब्रोमो नहीं, तो इसका मतलब सेम नहीं मिल रहा, थर्ड पे तो M मिल रहा है, फोर्थ पे C मिल रहा है, तो इधर से सेकंड पे हमको C मिला क्लोरो, और जब राइट से लेफ्ट आए तो सेकंड पे क्या मिला, ब्रोमो। तो नंबर से ही हम डिसाइड करने का कोशिश करते हैं, नंबर जिधर से क्लोज को जल्दी मिल जाए, ब्रांचिंग जिधर से उधर ही से काउंट करेंगे, बट अगर नंबर बाय द वे कहीं सेम आ गया तो वैसे सिचुएशन में हम लोग किसका हेल्प लेते हैं, अल्फाबेट का, दोनों तरफ से 2 3 4 है, तो यानी कि इसमें काउंटिंग हम लोग राइट से लेफ्ट करेंगे, राइट से लेफ्ट, ये सही होगा, ये गलत तरीका हो जाए, क्यों, क्योंकि इधर से भी 2 पे मिल रहा था, उधर से भी 2 पे ही मिल रहा है, बट इधर से 2 पे क्लोरो मिल रहा है, उधर से 2 पे B मिल रहा है, ब्रोमो मिल रहा है, इसलिए ये काउंटिंग सही है। तो ये सही है, तो फिर नेम क्या होगा, ये तो गलत हो गया, तो हम अल्फाबेटिकली लिखेंगे, तो पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमो को, कहाँ पे है ब्रोमो, 2 पे, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो, फिर किसको लिखना चाहिए, क्लोरो को, कहाँ पे क्लोरो, 4 पे, तो लिख लेंगे 4 क्लोरो। अब किसको लिखेंगे, अब लिखेंगे मिथाइल को, मिथाइल कहाँ पे, 3 को, 3 पे है तो लिखेंगे 3 मिथाइल। अब किसको लिखेंगे, तो मेन चेन का वर्ड रूट क्या है 5 के लिए, तो पेंट लिखते हैं। अब पेंटेन की पेंटीन की पेंटाइन, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो कहीं है नहीं, सिंपली क्या लिख देंगे AME, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, ये इसका भी बेसिक नेम होगा।
ऐसे ही किसी भी मॉलिक्यूल का नेमिंग कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल ये है CH Br CH2 C Cl Cl CH3। अब इस मॉलिक्यूल का नेमिंग करना है तो लॉन्गेस्ट चेन कितने का है? तो सिंपल यही दिख रहा है, स्ट्रेट है, इससे लंबा चेन भी है नहीं, 5 कार्बन। तो हम क्या बोले, काउंटिंग उधर से करना है जिधर से ब्रांचिंग नजदीक पड़े। तो इधर से काउंट करें तो 1 2 3 4 5। ब्रांचिंग कहाँ पे मिला? 2 पे मिला, फिर कहाँ पे मिला? 3 पे नहीं मिला, फिर 4 पे मिला, लेकिन 4 पे 2 बार मिल गया। 4 4, एक ऊपर भी हैलोजन, एक नीचे भी हैलोजन, फिर 5 पे कुछ भी नहीं। उधर से काउंट करें होते तो ये तो लेफ्ट टू राइट हो, अगर राइट टू लेफ्ट आए होते तो राइट से लेफ्ट आए तो 1 2 3 4 5। तो हमको ब्रांच कहाँ पे मिलता? 2 पे। नहीं, 2 पे तो 2 बार मिल जाता ना, ब्रांच नहीं, एक्चुअली हैलोजन एटम को ब्रांच बोल रहे हैं बाहर। 2 पे 2 यहाँ पे हैलोजन, तो 2 2 2 बार लिख दिए, फिर क्या मिला? ब्रोमीन मिला, कहाँ पे? 4 पे। ये तो नंबर से डिसाइड हो गया, ये तो 2 पे है, फिर 4 4 पे, और इधर क्या है? 2 2 पे ही 2 बार है, तो ये करेक्ट वे है। तो नंबर बाय नंबर कंपेयर करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, जो लोवेस्ट होगा वही सही, ये सही होगा और ये गलत होगा। इसका नेम क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे? क्लोरो। इसको क्या बोलेंगे? फ्लोरो। इसको क्या बोलेंगे? ब्रोमो। लिखेंगे तो अल्फाबेटिकली, तो पहले लिखेंगे ब्रोमो, इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो। अब क्या होगा इसके बाद? क्लोरो। 2 क्लोरो है तो क्या 2 बार क्लोरो लिखेंगे? नहीं, 2 क्लोरो है तो डाइक्लोरो लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 2 2 पे है, कहीं भी रहे 2 क्लोरीन, 2 पे रहे, 3 पे रहे, 4 पे रहे, कहीं भी रहे, 2 क्लोरो है, 3 क्लोरीन है, तो एक ही साथ लिखेंगे। 2 है तो डाई लिख देंगे, 3 है तो ट्राई लिख देंगे, 4 है तो टेट्रा लिख देंगे, 5 है तो पेंटा लिख देंगे, 6 है तो हेक्सा लिख देंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन एक ही साथ लिखेंगे, जो सेम टाइप के हैं उनको एक साथ लिखेंगे। तो 2 पे 2 क्लोरीन है तो लिखेंगे 2 2 डाइक्लोरो। और कुछ है इसमें? नहीं। मेन चेन कितना? 5, तो 5 पे क्या लिखेंगे? पेंट। अब ये पेंटीन की पेंट आई, तो हर जगह तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 2 2 डाइक्लोरो पेंटेन। अगर कंपाउंड ये रहा होता CH Br, फिर CH Cl CH2 CH3, अब इसका नेम क्या होता? ये तो बहुत सिंपल मॉलिक्यूल है, इधर से काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन यही है। ब्रांचिंग इधर से कहां पे मिल रहा है? सेकंड। इधर से काउंट करें तो 1 2 3 पे मिलेगा, तो ऑब्वियसली इधर से नजदीक पड़ रहा है, तो इधर से ही काउंट करेंगे, लिखेंगे लेकिन अल्फाबेटिकली। 2 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, और 5 के लिए क्या हो जाएगा? पेंटेन, तो ये इसका नाम हो जाएगा। एक दो मॉलिक्यूल्स और देख सकते हैं। अगर कंपाउंड ये हो CH3 CH C2H5 CH, फिर इधर लिखा हुआ है CH3, फिर CH Br एंड देन CH3, तो लॉन्गेस्ट चेन कितने का? तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन में कोई गलती कर सकता है, 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन, या 1 2 3 4 5 ऐसे, लेकिन ये 1 नहीं है, ये 2 है। तो जब भी C2H5 या C3H7 लिखा हुआ मिले तो पहला काम तो ये करना है कि इसको CH2 CH3 इस फॉर्मेट में चेंज कर देना है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 और 3 5 5 हाइड्रोजन से 5 हाइड्रोजन, इसको पहले ऐसे कर देना है CH3 CH, और इसके बदले में हम लोग लिख देंगे CH के बाद CH2 तब CH3। ये क्या है? 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन है, उसके बाद जो स्केलेटन जैसे है उसको वैसे ही लिख CH Br CH3,
अब लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करना सही रहेगा, क्योंकि वैसे गलत कंफ्यूजन। वैसे क्या होगा कि कोई मेन चेन 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट कर लेगा और उसको लगेगा कि ये इथाइल ब्रांच है, 5 कार्बन का चेन और C2 इसमें ब्रांच। लेकिन नहीं, पहले देख लेना, अगर वो ब्रांच होगा तो ठीक है, लेकिन पहले लॉन्गेस्ट डिसाइड करना है। तो लॉन्गेस्ट कितना, 1 2 3 4 5 6, ये है मेन चेन। तो अगर ये है मेन चेन तो फिर काउंटिंग कहाँ से होगा, इधर से काउंट करें तो 1 2 3 पे, 3 पे हमको ब्रांच मिलेगा पहली बार। इधर से काउंट करें तो 1 2 पे, इधर से काउंट करेंगे ना, देखिए इधर से पढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो ब्रांच हमारे पास 2 है और एक हाइड्रोजन एटम है। तो मिथाइल दो जगह पे है, 3 पे और एक 4 पे, तो डाई मिथाइल हो जाएगा। लेकिन नाम तो मिथाइल है ना, नाम तो इसका M से स्टार्ट हो रहा है और इसका नाम B से स्टार्ट हो रहा है। पहले तो ब्रोमो पे लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 पे है ब्रोमो, 2 ब्रोमो, फिर मिथाइल है 3 पे और 4 पे, तो 3 4 डाई मिथाइल लिखेंगे और उसके बाद 6 कार्बन है इसलिए हेक्सेन लिखेंगे। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो कहीं है ही नहीं। अब इसके बाद एक दो मॉलिक्यूल और देखते हैं, एक मॉलिक्यूल उसका क्या नाम हो। जैसे कि अगर हमारे पास कंपाउंड ये हो, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग लगा दें, तब इसका नेम क्या हो जाएगा। अब लॉन्गेस्ट चेन पहले डिसाइड करें। पहली बात तो ये कि जो बेंजीन कहीं पे किसी चेन में लगा हुआ है तो उसको एज ए ब्रांच कंसीडर करना है। 5 कार्बन 6 कार्बन 4 कार्बन जितने का भी ब्रांच हो, तो ये तो बेंजीन यहाँ पे क्या है, ये ब्रांच का पार्ट है, ये ब्रांचिंग है। तो बेंजीन को एज ए ब्रांचिंग बोलते क्या है, नेम क्या होता है इसका, तो नेम होता है इसका फिनाइल। तो बेंजीन को तो हम लोग फिनाइल समझ लेंगे, तो ये हो गया फिनाइल। अब बुक्स में ऐसे रिंग नहीं दे देगा वो CH के बगल में ब्रैकेट में C6H5 लिख देगा या C6H4 लिख देगा, कुछ और अटैच कर देगा। तो C6 लिखा हुआ है तो उससे बेंजीन का समझ आना है कि बेंजीन ही होगा वो। तो इसमें अब इसका नाम क्या होगा, तो अगर ये कंपाउंड है हमारे पास तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, इसका नेमिंग करने के लिए देखते हैं कैसे। तो लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड किए 1 2 3 4 5, लेकिन बेंजीन में तो कोई बोलेगा कि 6 कार्बन है, तो इसको क्यों मेन चेन ले रहे हैं। तो ये रिंग का कार्बन है, ये ओपन चेन का कार्बन है, तो रिंग को ओपन से कंपेयर नहीं करते। ये ओपन है, ये रिंग है, तो रिंग को हम लोग क्या है ओपन से कंपेयर नहीं करते। तो रिंग अलग है, ओपन चेन अलग है। और ऐसा भी नहीं करना है कि ओपन से काउंट करते करते रिंग में इंटर नहीं करना है, रिंग अलग है बिल्कुल। तो काउंटिंग करेंगे तो किधर से काउंट करेंगे, इधर से काउंट करें तो 1 2 3 4 5, ब्रांच कहाँ पे मिला, फर्स्ट टाइम सेकंड पे मिला। और फिर कहाँ पे मिला, अगर हम लोग राइट से लेफ्ट अगर हम लोग जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट अगर आ रहे हैं तो ब्रांच कहाँ पे मिला, 2 पे मिला ब्रोमो और 4 पे मिला हमको फिनाइल, P से स्टार्ट हुआ। अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं 1 2 3 4 5, तब क्या नाम, तब कहाँ कहाँ ब्रांच मिला, तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो 2 पे मिल रहा है और फिर 4 पे, तो नंबर वाइज तो सेम है, तो नंबर वाइज सेम जहां हो जाए वहां अल्फाबेट हेल्प करता है। 2 पे इधर से क्या मिल रहा है, P फिनाइल, तब तो ऑफ कोर्स ये सही हो गया। फिर 2 पे यहाँ पे ब्रोमो मिल रहा है, उधर से ही काउंटिंग करेंगे, ये सही है और ये गलत है, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 पे ब्रोमो और 4 पे फिनाइल, ये सही है, तो 2 पे ब्रोमो और 4 पे फिनाइल। और 5 कार्बन का चेन है तो इसको क्या बोलेंगे, पेंटेन। तो ये इसका नाम हो। लेकिन अगर इसमें कोई क्या करे कि इसमें क्लोरीन अटैच कर दे, अब इसका नाम क्या होगा। अगर कोई क्लोरीन अटैच कर दिया तो इसको तो फिनाइल ही बोलते थे, तो अभी भी इसको फिनाइल ही बोलेंगे, बट इसमें क्लोरीन आ गया, तो क्लोरीन आने से इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफिनाइल। ब्रोमीन अगर आ जाता तो ब्रोमोफिनाइल। तो क्या कहीं भी अटैच कर दे तो वही नाम रहेगा, नहीं, ये क्लोरीन अटैच है तो बताना होगा हमको कि कहाँ पर अटैच है। तो ये मेन चेन से फिनाइल रिंग अटैच है, ये है फिनाइल रिंग हमारा, ये फिनाइल रिंग हुआ। क्लोरीन कहाँ पर अटैच है, ये रिंग से अटैच है, तो ये कार्बन नंबर 1, ये 2 पे अटैच है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल तो था ये पहले, क्लोरीन अटैच हो गया तो क्लोरोफिनाइल, लेकिन क्लोरीन है भी कहाँ पे, इसमें सेकेंड पे 2 बार काउंटिंग करना पड़ा, एक बार ये तो मेन चेन के लिए और दूसरी बार ये बताने के लिए कि क्लोरीन अगर फिनाइल में तो कहाँ पे।
2 पे, तो इधर से आएंगे नजदीक वाले साइड से, इधर से राउंड करके नहीं आना, मिनिमम पोजीशन मिलना चाहिए इसको। इसका नाम क्लोरोफिनाइल नहीं होगा, 2 क्लोरोफिनाइल होगा। और जब ऐसा नाम हो जाए ना तो उसको स्मॉल ब्रैकेट में करके लिखेंगे 2 क्लोरोफिनाइल। तो यहाँ पे क्लोरीन होता तो क्या नाम होता, यहाँ पे क्लोरीन होता तब ये 3 पे आ जाता, फिर तो ये 3 क्लोरोफिनाइल हो जाता 2 के जगह। और अगर यहाँ क्लोरीन होता तो तब भी 3 ही होता, तब ये 1 होता, ये 2 होता, इधर से काउंट करते और ये 3 हो जाता, 3 क्लोरोफिनाइल। और अगर यहाँ हो जाता है इस जगह पे तो 4 क्लोरोफिनाइल हो जाता, इधर से भी काउंट करते तो 4 पे ही आता। ब्रोमो हो जाएगा तो ब्रोमोफिनाइल हो जाएगा। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे अगर यहाँ पे क्लोरीन है तो काउंटिंग तो वैसे ही करें, 1 2 3 4 5, 2 पे ब्रोमो तो 2 पे ब्रोमो है, 4 पे कौन है तो 4 पे फिनाइल नहीं, अब 4 पे हमारे पास फिनाइल नहीं है। अब 4 पे जो है उसका नाम है 3 क्लोरोफिनाइल, तो 3 क्लोरोफिनाइल को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, वैसे कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर हम 3 को एक ब्रैकेट में नहीं लिखे तो ऐसे कंफ्यूजन क्या हो जाएगा कि 4 और 3 पे क्लोरो और फिनाइल, जबकि एग्जैक्टली क्या है कि फिनाइल में ही क्लोरो है, तो फिनाइल में ही क्लोरो है 3 पे, तो 3 क्लोरोफिनाइल ब्रैकेट में लिखेंगे। ये कहाँ पे है तो ये मेन चेन से 4 पे अटैच्ड है। अब ये 3 क्लोरोफिनाइल हो गया, 4 पे अटैच्ड है ये बता दिए, 2 पे ब्रोमो है ये भी बता दिया, और 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा पेंटेन। ऐसे नेम लिखेंगे हम लोग, 2 ब्रोमो 4 3 क्लोरोफिनाइल पेंटेन। अब जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हमारे पास ये कंपाउंड बाय द वे रहा हो, ये कंपाउंड ब्रोमो, और सपोज करें यहाँ पे अटैच्ड है हमारे पास क्लोरो सी, या ब्रोमो ही अटैच कर देते हैं यहाँ पे, एक चीज और क्लियर हो जाएगा इससे। काउंटिंग किधर से करेंगे, ऑफ कोर्स इधर से, क्योंकि इधर से नजदीक पड़ेगा। तो अब इसका नाम क्या होगा, तो ये जो 2 पे है इसका नाम तो ब्रोमो है, इसका नाम क्या है तो फिनाइल है, नहीं फिनाइल नहीं है ब्रोमीन भी है, तो इसका नाम ब्रोमोफिनाइल है। नहीं कुछ चीज और मिसिंग है, कुछ और भी बताना पड़ेगा। ब्रोमोफिनाइल और ब्रोमीन कहाँ पे, 1 पे 2 पे 2 ब्रोमोफिनाइल। अच्छा ये अगर 2 ब्रोमोफिनाइल है तो ये है कहाँ पे, अच्छा ये 3rd नंबर कार्बन पे, ठीक है, तो इसका नाम क्या है ब्रोमो। अच्छा दोनों का नाम तो ब्रोमो ही है, तो पहले किसको लिखेंगे, तो इसमें ब्रोमो के बाद कोई अल्फाबेट नहीं है, इसमें ब्रोमो के बाद पी है, ये अल्फाबेट इसमें ज्यादा है, तो हम लोग छोटे वाले को लिखेंगे पहले। तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो हो गया, फिर क्या लिखेंगे 3 पे कुछ है, 3 पे क्या है 3 पे ये है 2 ब्रोमोफिनाइल, 3 पे लिख देंगे 2 ब्रोमोफिनाइल, और कुछ है ब्रैकेट क्लोज कर दी, और कहीं कुछ है नहीं, तो 5 पे लिखेंगे पेंट, अब पेंटीन की पेंटाइन नहीं, डबल बॉन्ड तो कहीं नहीं है मेन चेन में, ए इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 देन 2 ब्रोमोफिनाइल पेंटेन। तो ऐसे ही नेम होगा। अगले क्लास में कुछ और हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे, नोमेनक्लेचर देखेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स को और देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज। तब तक ये कंपाउंड एक है, इसका नाम क्या हो सकता है ये गेस करके आप लोग को बताना है। जैसे यहाँ पे हम Cl अटैच कर दिए, एक Br यहाँ पे अटैच्ड है, ब्रोमीन है, CH2 देन यहाँ CH3 है, और यहाँ पे CH3, एक कंपाउंड ये है, और दूसरा कंपाउंड है CH3 CH, और यहाँ पे है C2H5, फिर इधर CH, फिर इधर भी C2H5, फिर यहाँ पे CH, और ये Br, और ये CH3। इस कंपाउंड का भी नेम बताना है। ये 2 कंपाउंड है, इस 2 कंपाउंड का नेम बताना है कि क्या इसका पॉसिबल नेम हो सकता है, और अगर कंपाउंड एक और हम ड्रॉ कर दें उसका भी नेम बता सके तो ये कंपाउंड। एक चीज और ध्यान देना है कि हाइड्रोजन कभी भी ब्रांच का पार्ट नहीं होता, इसको ब्रांच नहीं समझते, हाइड्रोजन बस ऐसे, और यहाँ पे है CH3। तो इसका नेम क्या होगा, इस कंपाउंड का नेम, इसके बारे में फिर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही बस, तो ठीक है।
थैंक यू।